हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योगा अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पॉश। पॉश क्या है? इट इज़ द लॉ अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडिया। जो लॉ बनाया गया है अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडिया, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन केस ऑफ विमेन। ये वाला जो लॉ है दिस इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, ये सिर्फ विमेन के लिए है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था तो पढ़ते हैं। Kerala High Court asked the organization associated with the film industry to take steps to constitute a joint committee to deal with the cases of sexual harassment of women in line with the sexual harassment of women at workplace। याद रखना है ये workplace sexual harassment जो workplace पे हो रही है उसके लिए है। प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रोसीड करते हैं। जो ये प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है, व्हाट डज इट से? तो ये जो पॉश वाला एक्ट है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। 2013 में इस एक्ट को बनाया गया था, इसको ऑफिशियली असेंट मिल गया था प्रेसिडेंट का। तो ये क्या कर रहा है? ये एक्ट डिफाइन कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट को, प्लस इट इज लेइंग डाउन द प्रोसीजर फॉर द कंप्लेंट। कंप्लेंट किस तरीके से करनी है उसका भी सारा का प्रोसीजर इसमें मेंशन्ड है। इंक्वायरी किस तरीके से होगी वो भी मेंशन्ड है। एक्शन क्या लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा वो भी मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड है। कब होगी? जब भी विमेन को सेक्सुअली हरास करा जाएगा, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेनी है। कब? इन केस ऑफ वर्क प्लेस। याद रखना, इन केस ऑफ वर्क प्लेस। इट ब्रॉडेंड द विशाखा गाइडलाइंस विच वर ऑलरेडी इन प्लेस। देखो, अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट तो 2013 में आया। इससे पहले ले डाउन करी गई थी विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस ले डाउन करी गई थी जो एक बेस बन चुका था इस एक्ट का। जो ये 2013 में एक्ट आया, इसका जो बेस है दैट इज विशाखा गाइडलाइंस। अगर इसको फॉलो नहीं करा जाता था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो ये आपने चीज जरूर याद रखनी है। अगर हम बात करें तो 2013 से पहले किस चीज के अंडर हम सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं? तो इस एक्ट से पहले सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी प्लस सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के अंडर आप सेक्सुअल हरासमेंट के लिए क्या कर सकते थे? कंप्लेंट को फाइल कर सकते थे। बट आप बिफोर 2013 के बाद तो पूरा फुल फ्लेज एक्ट आ गया जो किसको बेस मान के चल रहा था? जो विशाखा गाइडलाइंस को ही बेस मान के चल रहा था। ये वाला जो एक्ट है 2013 का, दिस इज वैलिड इन द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है उस पे ये पूरा का पूरा एक्ट क्या करता है? एप्लीकेबल होता है। एंड इट इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल मतलब ये सिर्फ विमेन के लिए है। विमेन की सेक्सुअल हरासमेंट की बात करी है इसने। दिस एक्ट इज नोवेयर टॉकिंग अबाउट द मेन, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट विच इज हैपनिंग इन केस ऑफ विमेन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप भूल नहीं सकते, ये आपने डेफिनेटली याद रखने हैं कि ये वाली चीजें किस किस जगह पे किस किस टाइम पे कैसे मतलब हमें पता लगती हैं। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो आपने चीज याद रखनी है वो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल हरासमेंट के साथ रिलेटेड कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है? तो वो केस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट इन विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1997। Vishakha and others versus state of Rajasthan in 1997 gave Vishakha guidelines। इस केस ने क्या करा था? इस केस से विशाखा गाइडलाइंस आई थी। ये विशाखा गाइडलाइंस डील करती थी सेक्सुअल हरासमेंट के साथ, और अगर कोई इस गाइडलाइंस को डिसोबे करता था तो आप हाई कोर्ट में जा सकते थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये विशाखा गाइडलाइंस ही क्या बनी थी? बेस बनी थी। किसका बेस बनी थी? जो एक्ट एट प्रेजेंट वैलिड है 2013 का। तो हम इस गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं कि इस गाइडलाइन में है क्या।
These guidelines forms the basis of the sexual harassment of women at the workplace Act 2013. जैसे कि मैंने आपको बताया ये गाइडलाइन बेस बन चुकी थी किसका, 2013 का जो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट का उसका। अब ये गाइडलाइंस बताती क्या है? सबसे पहले इसने बताई है सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन इसने कंप्लीटली बताई हुई है, क्या क्या सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन है। वो जब हम एक्ट करेंगे 2013 का तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन है जिसकी हम बात करेंगे। तो ये वाली जो गाइडलाइंस है ये बेस बन रही है 2013 का। ये वाली गाइडलाइंस क्या बता रही है? ये बता रही है कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो चीज हमें पता लगती है। सेकेंड थिंग, दिस गाइडलाइंस इज टॉकिंग अबाउट द सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट। अब सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर किसी जगह पे कोई विमेन काम कर रही है तो वहां पे जो उसका हेड है या वहां पे जो भी एम्प्लॉयज है या फिर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि हर एम्प्लॉय के लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफर होना चाहिए। और अगर नहीं सेफर होगा, कुछ गलत चीज होगी तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने चाहिए। तो सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है कंप्लीट रिड्रेसल कमेटी। व्हाट इज कंप्लीट रिड्रेसल कमेटी? सबसे पहले याद रखना है ये मैंडेटरी है। दिस कमेटी इज मैंडेटरी। अब इसका मतलब क्या है? सारी ऑर्गेनाइजेशन को इस कमेटी को सेटअप करना है। क्यों सेटअप करना है? जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आएंगे उन केसेस के साथ डील करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? एक कंप्लीट रिड्रेसल कमेटी। ऐसा किसमें लिखा है? ऐसा विशाखा गाइडलाइंस में लिखा गया है। तो कंप्लीट रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज असिस्टेंस एंड अवेयरनेस। अब इस चीज का मतलब क्या है? व्हाट इज एम्प्लॉयज असिस्टेंस या फिर एम्प्लॉयर अवेयरनेस? देखो क्या बोला गया है। एम्प्लॉयर असिस्टेंस मतलब क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉय को सेक्सुअली हरास करा गया, किसी एम्प्लॉय को अगर सेक्सुअली हरास करा गया, टॉर्चर करा गया, तो उस एम्प्लॉय को एक असिस्टेंस देनी चाहिए। वो असिस्टेंस कोई और एम्प्लॉय या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जो भी एम्प्लॉय है उसको अगर सेक्सुअली हरास करा गया, टॉर्चर करा गया है तो उसको एक असिस्टेंस देनी बनती है, उसको उस टाइम पे संभालना बनता है। प्लस हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो इस चीज को फैलाए, इस चीज से लोगों को अवेयर करे कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करनी। सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा गलत है। सेफ्टी ऑफ विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है हर एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करनी, बट सेफ्टी ऑफ विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये वाली जो चीज है, जो विशाखा गाइडलाइंस है, इसमें और एक चीज है ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? ये गाइडलाइंस ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, उनको एक लेजिस्लेशन पास करना चाहिए जो बाइंडिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस पे टू टेक केयर ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके? विशाखा गाइडलाइंस के। और इन्हीं गाइडलाइंस ने क्या बनाया है? बेस बना दिया था किसका? 2013 के एक्ट का। क्या क्या है? डेफिनेशन है, देन इट टॉक्स अबाउट द सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, देन इट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट रिड्रेसल कमेटी टू एड्रेस द कंप्लेंट विच इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द विमेन। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज, एम्प्लॉयर की असिस्टेंस। जिसको सेक्सुअली हरास कर दिया, टॉर्चर कर दिया, उसको असिस्टेंस दो, किसी भी फॉर्म में दो। अवेयरनेस होनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे ताकि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना करे। प्लस जो सेफ्टी ऑफ विमेन है उसको जरूर ध्यान में रखे। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, कि वो कोई ना कोई लेजिस्लेशन पास करे इस सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जैसे कि अब तो पास हो ही चुकी थी 2013 में, दैट इज पॉश एक्ट पास हो चुका है। अब हमारे लिए इसके की फीचर्स जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द की फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, पॉश एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो 2013 के एक्ट के की फीचर्स क्या? सबसे पहले आता है इसमें डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल हरासमेंट की, उससे बात करते हैं। सबसे पहले आता है इट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट एज एन unwanted sexual determination which is directly or implicitly intended to cause the following। ये जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती है? सेक्सुअल हरासमेंट।
चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो। डायरेक्टली सीधा ही बोल दिया, इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू हो रही है, तो वो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में कवर करता है। अब हम ये चीजें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है। फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, अगर किसी का फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है जबरदस्ती, फोर्सफुली, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। अ डिमांड और अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, डिमांड या रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर्स के लिए, आप मेरे साथ ये करो मैं आपको वापस में ये दूंगा, या फिर रिक्वेस्ट करना, तो वो किस में आता है, इसी चीज में आता है। सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स भी इसी चीज में आते हैं। उसके बाद शोइंग पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट वेदर इट इज फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल, चाहे वो फिजिकल है छूने से, या फिर वो बोल के है या बिना बोले, वो सारी की सारी अनवेलकम कंडक्ट फॉल्स इनटू डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये 5 क्राइटेरिया तो डेफिनेटली याद रखने हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, अ डिमांड और अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी या फिर एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट, फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल। अब एडिशनली ये एक्ट मेंशन करता है 5 सर्कमस्टांसेस दैट अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, 5 सर्कमस्टांसेस जिसके कारण विच अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रॉमिस ऑफ प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, promise of preferential treatment in her employment. I'll give you an example, not an example but a situation जहाँ पे किसी को भी, किसी विमेन को ऑफर करा जाए कि आप मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होगे तो मैं आपको प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा, मैं आपको या तो आपकी पोस्ट इंक्रीज कर दूंगा, आपका लेवल राइज कर दूंगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा दूंगा, कोई भी चीज कर दूंगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट के बदले प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट, अलग से पार्शियल ट्रीटमेंट, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ही बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, धमकी देना, धमकी देके सेक्सुअल हरासमेंट करना, दैट इज थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। थ्रेट अबाउट हर पेरेंट्स एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आगे का फ्यूचर और पेरेंट्स, प्रेजेंट सॉरी नॉट पेरेंट्स, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को ध्यान में रख के धमकी देना, एंड टू फोर्स द पर्सन टू इन्वॉल्व सेक्सुअली, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर दिस एक्ट। इंटरफेरेंस विद द वर्क और क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट, बेकार एनवायरमेंट बना देना, जबरदस्ती एक विमेन अगर काम कर रही है उसके काम के बीच में जबरदस्ती घुसना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू इफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसकी सेफ्टी और उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट करना, फॉल्स अंडर टू द हम बोल सकते हैं सिचुएशन विच इज लीडिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो याद रखना है ये सारी चीजें किसमें फॉल करती है, दीज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। आगे चलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी एक हैंडबुक है ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की एक हैंडबुक है ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जिसमें स्टांसेस लिखे हुए हैं ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, कि क्या क्या चीजें सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होती है, जैसे कि सेक्सुअल सुजेस्टिव रिमार्क्स, serious or repeated offensive remarks, inappropriate questions about a person's sex life, display of sexist or offensive pictures, posters, MMS, SMS, WhatsApp or emails, intimidation, threats, blackmails around the sexual favors, unwelcome social invitations about sexual overtone, unwelcome sexual advances। तो ये सारी चीजें किसके अंडर है, ये सारे स्टांसेस मेंशन करे गए हैं जो हैंडबुक है, किसकी हैंडबुक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हैंडबुक है, उसमें मेंशन करे गए हैं एंड विच आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। आगे चलते हैं, अब जो ये कंप्लेंट्स होगी इसका करेंगे क्या, कंप्लेंट्स तो होंगी, अगर सेक्सुअल हरासमेंट होगी तो कंप्लेंट्स विल डेफिनेटली बी देयर, तो उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस दी गई हैं इस एक्ट में, तो हम पढ़ते हैं, every employer is required to constitute an internal complaint committee at each office or branch with 10 or more employees। जो भी employer होगा उसको constitute करनी पड़ेगी ICC, that is internal complaint committees,
जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए हर एक ऑफिस में या ब्रांच में, पहली चीज। दूसरी चीज, एन ICC, that is Internal Complaint Committee, constituted by an organization should have minimum 4 members including an external member and at least 1/2 of ICC member should be women। क्या मतलब है? जो भी ICC कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक तो एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए और एटलीस्ट 1/2 शुड बी विमेन इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ लोकल कंप्लेंट कमेटी, a local LCC, local complaint committee at each district if required at block level। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा। अगर ब्लॉक लेवल पे भी जरूरत पड़ी तब भी कॉन्स्टिट्यूट करो, किसको? लोकल कंप्लेंट कमेटी को। तो हमने किसकी? 3 चीजों की बात करी है। हर एक एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ICC, जिसमें हर ब्रांच में या हर ऑफिस में जिसमें कम से कम 10 बंदे तो होने चाहिए, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस ICC को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है तो उसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए और एटलीस्ट 1/2 होने चाहिए ICC मेंबर्स विमेन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी लोकल कंप्लेंट कमेटी एट ईच डिस्ट्रिक्ट, और ब्लॉक लेवल पे भी करो अगर जरूरत पड़े। क्लियर? नेक्स्ट इज फोर्थ, the complaint committees are required to provide for conciliation before initiating an inquiry if requested by complainant। ठीक है, conciliation होनी चाहिए पहले before initiating the inquiry, अगर कोई कंप्लेंट करने वाला बंदा बोल रहा उससे पहले। नेक्स्ट फिफ्थ, the complaint committee have the powers of civil court। very very important, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंप्लेंट कमेटी है उसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट की इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग एंड एग्जामिनिंग एनी पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो ये कंप्लेंट कमेटी होगी इसके पास पावर है सिविल कोर्ट की, किस रिस्पेक्ट में? समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी भी इंसान को, डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हो सकती है। 6th पॉइंट, प्रोसीजर क्या है इस पर्टिकुलर कंप्लेंट का? It is not compulsory for an aggrieved victim to file the complaint for ICC to act। जरूरी नहीं है जिस इंसान को, जो विक्टिम है, जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, वो ही फाइल करे कंप्लेंट को, कोई और भी उसकी जगह फाइल कर सकता है जो भी उसके साथ रिलेटेड है। If the women cannot complain because of physical or mental incapacity, death or otherwise, her legal hire may do so। जो भी उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं या फिर हायर, लीगल हायर, उनके बिहाफ पे कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोसीजर क्या है? जरूरी नहीं है जो विक्टिम है वही फाइल करे, अगर विक्टिम नहीं कर सकता तो उनका जो लीगल हायर है वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? दिस इज द सेकेंड पॉइंट इन केस ऑफ प्रोसीजर। नाउ इट्स द थर्ड पॉइंट, अंडर द एक्ट द कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन 3 months। जब इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। हाउएवर ICC कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट अपॉन इट्स सेटिस्फैक्शन। वो टाइम को लिमिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ICC कर सकती है। तो याद रखना है, अंडर द एक्ट जो कंप्लेंट है वो विद इन 3 month क्या होनी चाहिए? रजिस्टर होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। नेक्स्ट 4th पॉइंट, ICC में आइदर फॉरवर्ड द विक्टिम्स कंप्लेंट टू पुलिस, या तो पुलिस को दे सकता है या फिर वो खुद इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है विद इन 90 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर ICC में आइदर फॉरवर्ड द विक्टिम्स कंप्लेंट टू पुलिस और इट कैन स्टार्ट एन इंक्वायरी दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days। 5th पॉइंट, व्हेन द इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो जो ICC है मस्ट प्रोवाइड अ रिपोर्ट of its finding to employer within 10 days। एम्प्लॉयर को 10 दिन के अंदर अंदर बतानी पड़ेगी उसको रिपोर्ट। जो ICC है उसको 10 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द रिपोर्ट्स जिस पे हमने काम करा है।
द रिपोर्ट इज मेड अवेलेबल टू बोथ पार्टीज, जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है और जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, वो दोनों पार्टीज को ये रिपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट, आइडेंटिटी। The identity of women, respondent, witness or any information on the inquiry, recommendation and action should not be made public. जो भी women की identity है, जो भी respondent होंगे, witness होगी, सबूत, कोई भी information उस inquiry के द्वारा, जो भी उस inquiry के दौरान चीज़ें होंगी, उसको public में नहीं लेके आया जाएगा। एक्ट में लिखा है, 2013 के एक्ट में लिखा हुआ है। एक्शन क्या लिया जाएगा? If the allegation of sexual harassment is proved, अगर allegation prove हो जाते हैं, the ICC recommends that the employer take action in accordance with the provision of the services rule of the company. अगर sexual harassment का केम जो ये हम बोल सकते हैं कंप्लेंट है वो सही निकली ICC के द्वारा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी पनिशमेंट होएगी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, वो बंदा उस सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट के लिए सब्जेक्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट कंपनसेशन? क्या कोई कंपनसेशन देते हैं? द कंपनसेशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 5 एस्पेक्ट्स। तो वो 5 एस्पेक्ट्स क्या है? अगर कोई सफरिंग या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है विमेन को, तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगर उसकी करियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है तो भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, और उसके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है उसकी भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। सेक्सुअल हरासमेंट के कारण अगर कोई भी मेडिकली ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, वो भी उसके लिए भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। उसको इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस feasibility of such a payment। तो ये 5 चीजें किसमें आती है? इन केस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन इन 5 एरियाज में हमको देनी पड़ेगी। What about appeal? What about if the person is not happy? तो वो क्या किसी कोर्ट में अपील कर सकता है? तो आंसर इज, after the recommendation, the aggrieved women or the respondent can appeal the court within 90 days। 90 दिनों के अंदर अंदर अगर अब वुमेन सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि उसको हायर कोर्ट में जाना है, तो वो आराम से जा सकती है 90 दिनों के अंदर अंदर। अब इस जो हमारे पास एक्ट है, इसकी बहुत अच्छी प्रोविजंस क्या है वो हमने डिस्कस करी है, बट सबसे अच्छी प्रोविजन क्या है इसकी? ये वाली फॉल्स कंप्लेंट। जैसे कि आपको पता है फेक चीजें बहुत होती है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करी जाएगी तो उस केस के अंडर भी एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ एक्ट provides that ICC may recommend to the employer to take action against the person who has made the malicious complaint or false evidence। झूठा कंप्लेंट, झूठा एविडेंस अगर पेश करके किसी को फंसाने की कोशिश करी है, तो सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट उस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट चीजें या फिर एक्शन लेगा। सो दिस वाज अबाउट द पॉश एक्ट 2013। इसकी प्रोविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक प्रोविजन याद रखनी है। प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द विमेन 2013 एक्ट की क्या प्रोविजन है? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इस एक्ट का जो बेस है वो विशाखा गाइडलाइंस है। इस एक्ट का जो बेस है दैट आर विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस पहले आई थी, उसके बाद ये वाला एक्ट आया था। ठीक है। I hope you liked the topic. This was today's topic. Thank you so much. We'll be meeting with the next topic very soon.